जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो अक्सर परिवार वाले ये बात बोलने लगते हैं कि इसकी शक्ल तो हूबहू उस जैसी है या फिर इसकी हरकतें उस जैसी हैं। लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि वो बच्चा बड़ा होकर यही बात कहेगा कि हाँ, तुम्हारे उस रिश्तेदार से मेरी शक्ल मिलती थी तो मैं वही हूँ। लेकिन कभी कभार किसी किसी का पुनर्जन्म हो भी जाता है और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी अपने अब वाले परिवार को सारी की सारी बातें बताता है। काफी सारे ऐसे केसेस आए जिनमें उनके रिश्तेदार ही दोबारा से उनके घर में पैदा हो गए, और काफी सारे ऐसे जब उन्होंने पैदा होकर जैसे ही बोलना सीखा तो उन्होंने पुरानी जिंदगी के बारे में अपना बताना शुरू किया कि मेरी पुरानी जिंदगी कुछ इस तरह की थी। और ऐसे ही एक केस के बारे में आज हम लोग बातें भी करने वाले हैं, जहां पर उस लड़की ने सारी की सारी बातें डिटेल से बताई कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ था, उसके बाद मेरी जिंदगी में ये सब बीता था, और इसी तरह की काफी सारी और बातें। और जब उसके परिवार वाले उसकी पुरानी जिंदगी में जाते हैं, पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, ऐसा कुछ तो हुआ था, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता। आज से पहले भी आप लोगों ने हमारी ये पुरानी वीडियो देखी होंगी जिनके अंदर बिल्कुल इसी तरह की एक स्टोरी थी, और ऐसी ही एक स्टोरी के बारे में आज हम लोग जानने भी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कौन थी वो लड़की, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 18 जनवरी 1902 का, जब मथुरा में लुगदी देवी का जन्म होता है। इनके परिवार की कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस इतना था कि उसके पिता जितना भी कमा कर लाते उससे वो परिवार पेट भर खाना खा लिया करता था। अब लुगदी देवी का परिवार इतना ज्यादा संपन्न नहीं था, और जैसे ही लुगदी देवी लगभग 12 साल की होती है तो उसके पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचा, और एक अच्छे परिवार से लुगदी देवी के लिए रिश्ता भी आता है। और ये थे केदारनाथ चौबे, जिनकी शादी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आज के टाइम में इन्हीं का रिश्ता लुगदी देवी के लिए आया हुआ था, और लुगदी देवी के पिता को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसका परिवार काफी ज्यादा संपन्न था, खुद की उनकी फैक्ट्री थी कपड़ों की, और वहां पर जाकर उसकी बेटी काफी अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने वाली थी। उन दोनों की शादी कर दी जाती है, और उसके बाद लुगदी देवी केदारनाथ के साथ आकर रहने लगती है। शादी के बाद सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, केदारनाथ भी अपनी पत्नी का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एक टाइम ऐसा आया जब लुगदी देवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी उनकी उम्र काफी ज्यादा कम थी, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम और ज्यादा नजदीक आने लगा तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, और आखिरकार वो टाइम भी आया जब उनकी डिलीवरी होनी थी। और जब उन्हें हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए लेकर जाया जाता है तो डिलीवरी के टाइम उनके बच्चे की मौत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि लुगदी देवी की बॉडी अभी इतनी ज्यादा अभी मैच्योर नहीं हुई थी कि वो किसी बच्चे को जन्म दे पाए, और इसी के कारण उनके बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इस चीज से लुगदी देवी को काफी ज्यादा सदमा पहुंचता है, तो केदारनाथ अपनी वाइफ को वापस अपने घर पर ले आता है और उसकी काफी अच्छे से सेवा करता है ताकि ये जल्द से जल्द इस गम से उभर पाए। और कुछ एक दिनों बाद ही लुगदी देवी ठीक हो जाती हैं, और कुछ एक साल और बीतने के बाद अब की बार फिर से लुगदी देवी प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का टाइम आता है और उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन डिलीवरी के बाद जब से उन्हें लड़का हुआ था उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, और तबीयत बिगड़ते बिगड़ते डिलीवरी के करीबन 9 दिन बाद अक्टूबर 1925 को लुगदी देवी की मौत हो जाती है। आमतौर पर नॉर्मली देखा जाए तो लुगदी देवी की मौत हो चुकी है। अब उनका एक छोटा सा बेटा है, और उनके परिवार ने उस बच्चे को संभाल लिया। बाद में उन्होंने ही उसे पाला, और जैसे जैसे टाइम बीतने लगा तो वो बड़ा होने लगता है। ये सारी की सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन इस घटना के करीबन एक साल बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के नजदीक बाबूरंग बहादुर माथुर के घर एक लड़की का जन्म होता है। उनकी पत्नी प्रेम प्रिय माथुर इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी कि उनके घर पर एक लड़की हुई है, और उन दोनों
दोनों ने ही अपनी बेटी का नाम बड़े ही प्यार से शांति देवी रखा। वो लोग अपनी बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करते हैं, जो कुछ भी उसे चाहिए वो लोग उसे लाकर देते हैं। और जैसे जैसे शांति देवी बड़ी होने लगती है और जैसे जैसे उसने बोलना सीखा तो उसके घर वालों ने ये बात देखी कि ये लड़की हमारी तरह नहीं बोल रही है, जबकि मानो ये मथुरा की बोली बोल रही हो। जिस तरह का इसका बोलने का अंदाज है और जिस तरह की ये बातें कर रही है, जिस तरह के शब्द ये यूज कर रही है, ऐसे आमतौर पर हमारे यहाँ पर नहीं बोले जाते, जबकि मथुरा की साइड इस तरह की बातें बोली जाती हैं। लेकिन उनके परिवार वालों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही सोचा कि शायद बच्ची है और यूं ही बोल रही होगी। लेकिन परिवार में कुछ एक लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने इस बात को थोड़ा सीरियस ले लिया और ये बात उसके माता पिता से पूछा कि आखिरकार तुम लोग मथुरा कब गए थे। उनके माता पिता ने कहा कि हम लोग तो काफी दिन पहले गए थे, ये तो पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग गए थे, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता कि आखिरकार फिर ये वहां की भाषा कैसे बोल सकती है। उसके घर वाले भी कंफ्यूज, उसके परिवार वाले भी कंफ्यूज, लेकिन उसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। और आखिरकार वो लोग भी इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे शांति देवी 5-6 साल की हुई, वो अच्छे से बोलने लगी थी, आपस में एक दूसरे को समझने लगी थी। तो एक टाइम ऐसा आया जब शांति देवी ने अपने माता पिता से ये बात कही कि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकती, ये मेरा घर नहीं है, जबकि मुझे मेरे घर जाना है। उसके माता पिता ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा घर है, बचपन से ही तुम यहाँ पर रहती हो, ये तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और इनके अलावा और तुम्हारा परिवार कौन सा है। तो शांति देवी ने काफी सारी ऐसी बातें उन लोगों को बताई जिसे सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये बच्ची क्या बोल रही है। पहले तो उन्हें यही लगा कि ये छोटी सी अभी बच्ची है, इसके दिमाग में इसी तरह के ख्याल आ रहे होंगे, हो सकता है रात को इसने कोई सपना वगैरह देख लिया होगा। तो इस बात को सोचकर उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो शांति देवी अपने माता पिता को, अपने आस पड़ोस वालों को और अपने परिवार के और सगे संबंधियों को ये बात कहने लगी कि उसका एक बेटा भी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार में काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी हो रही थी, तो उस टाइम उसकी मृत्यु हो गई। ये बातें सुनकर उसके परिवार वालों को ये बात लगने लगती है कि इस लड़की को तुरंत हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि टाइम रहते अगर इसका इलाज हो जाता है तो हम लोग इसे जल्दी ठीक कर पाएंगे। अगर ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसके ये पुराने ख्यालों वाली, तो और ज्यादा ये समस्या करने वाली है, जिसके चलते उसके माता पिता उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। और उस डॉक्टर ने जब उसकी सारी की सारी छानबीन की, सारे टेस्ट वगैरह किए और उससे बातें करने की कोशिश की, तो शांति देवी उस टाइम भी कुछ इसी तरह की बहकी बहकी बातें कर रही थी। तो डॉक्टर को तो काफी सारी नॉलेज होती है डॉक्टरी की, तो उसने काफी सारे ऐसे सवाल पूछे कि बेटा तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ था, तुम्हारे पति का नाम क्या है, कहाँ पर तुम्हारा गांव है, और जो तुम ये बता रही हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हारी मौत हो गई थी, इसके बारे में मुझे कुछ एक बातें बताओ। तो शांति देवी ने सारी की सारी बातें डॉक्टर को एक्सप्लेन करके बताई कि इस तरह उसकी शादी हुई थी, मथुरा में उसका यहाँ पर घर है, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई कि उसके पति का क्या नाम है। और डॉक्टर ने जब उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा तो उसने सारी की सारी बातें डिटेल से बताई कि उसका नाम लुगदी देवी है, और जब पहली बार उसकी डिलीवरी हो रही थी तो डिलीवरी के कुछ एक देर बाद ही उसके बच्चे ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन जब दूसरी बार उसकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के करीबन 9-10 दिन बाद उसकी जान चली जाती है। और ये सारी की सारी बातें वो डॉक्टर को एक्सप्लेन करके बता रही थी। डॉक्टर को डिलीवरी के बारे में किसी नॉर्मल व्यक्ति से काफी ज्यादा पता था, जिसके चलते उसने काफी सारी ऐसी बातें पूछी जो कि किसी प्रेग्नेंट महिला को या फिर किसी ऐसी ही महिला को पता हो सकती हैं जिसकी डिलीवरी पहले ही हो चुकी हो। तो उसने वो सारे के सारे सवाल शांति देवी से करने शुरू किए और शांति देवी भी सारे के सारे सवालों के जवाब बिल्कुल साफ साफ उन्हें बता रही थी। तो कुछ एक देर बाद डॉक्टर वापस रंग बहादुर के पास आता है और उसने आकर यही बात बताई कि जो मैंने सवाल इससे पूछे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये लड़की इस तरह का कैसे बता सकती है। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं को पता हो सकती हैं जिनकी पहले ही डिलीवरी हो चुकी है, या फिर उन डॉक्टर्स को जो कि उनकी डिलीवरी करवाती हैं। अब इस लड़की को इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। जिसके बाद रंग बहादुर अपनी बेटी को लेकर वापस घर पर आ पहुंचता है और उसने अपने रिश्तेदारों से ये बात बतानी शुरू की कि ये लड़की कुछ इस तरह की बातें कर रही है और इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं, आखिरकार ये क्या बताना चाहती है। तो उनका एक रिश्तेदार ऐसा भी सामने
सामने आया, जो कि शांति देवी के पास आकर आराम से बैठकर उससे ये बात कहता है कि बेटा, तुम्हें ये बात लगती है कि ये तुम्हारे फैमिली नहीं है, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, तो असल में तुम्हारा परिवार कहाँ है और उसके बारे में मुझे सारी की सारी चीजें डिटेल से बताओ। शांति देवी ने सारी बातें बताई कि मथुरा में मेरा परिवार है, मेरा घर यहाँ है, मेरे घर का एड्रेस ये है, घर में ये लोग हैं, उनके ये नाम हैं, लेकिन अभी भी उसने अपने पति का नाम नहीं बताया। तो उस रिश्तेदार ने ये बात कही कि बेटा, अगर तुम अच्छे से ये बात नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा और हम लोग उसे जाकर कैसे ढूंढेंगे। तो शांति देवी ने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई भी महिला अपने पति का नाम नहीं लेती है, लेकिन अब नाम लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तब उसने पहली बार बताया कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है, वो यहाँ पर रहते हैं, घर यहाँ पर है और वहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। तो उनके उस रिश्तेदार ने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की, जिसमें उन्होंने सारी की सारी बातें डिटेल से लिखी थी कि हमारी बेटी इतने साल की है और ऐसे ऐसी वो बातें कर रही है और ये बात बोल रही है कि उसका परिवार ये नहीं जबकि उसका परिवार वो है, और क्या ये लोग आपके घर में मौजूद हैं। जैसे ही ये चिट्ठी मथुरा पहुंचती है तो उसके कुछ एक दिनों बाद ही वो चिट्ठी वापस भी आती है और उन्होंने ये बात कही कि हाँ बिल्कुल हमारे परिवार इसी तरह है, लेकिन आप लोग इसके बारे में कैसे जानते हैं, और इन सारी चीजों के बारे में वो उनसे जानना चाहते थे। जिसके बाद शांति देवी का वो रिश्तेदार सीधा मथुरा जा पहुंचता है उसी घर में, और वहां पर जाकर शांति देवी ने जो कुछ भी बताया था उन सारी चीजों को डिटेल से बताता है। केदारनाथ शांति देवी के उस रिश्तेदार से ये बात कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ कि आपकी बेटी ऐसा कुछ बोल रही होगी और आप लोगों को भी इस बात में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, मैं तो इस टाइम नहीं जा सकता, आप मेरे भाई को अपने साथ लेकर चले जाइए और वहां पर जाकर आप लोग अपनी बेटी से यही बात बोल दीजिएगा कि यही केदारनाथ चौबे है, और उसके बाद अगर वो इन्हें पहचान लेती हैं तो हम लोग आगे सोचेंगे कि हमें क्या करना है। और उसके बाद शांति देवी का वो रिश्तेदार केदारनाथ चौबे के भाई कांजीमल चौबे को अपने साथ लेकर दिल्ली आ पहुंचता है और वहां पर आकर अपने घर पर आकर ये बात कहता है कि शांति ने जिस केदारनाथ चौबे के बारे में कहा था मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ, और जरा इसके साथ वो थोड़ी देर बातें कर ले, उसके बाद सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शांति देवी ये बात सुनते ही घर से दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और बाहर आकर जब उसने एक व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखा तो वो वापस घर के अंदर चली जाती है और उसने ये बात कही कि ये केदारनाथ चौबे नहीं हैं, जबकि ये तो उनके बड़े भाई कांजीमल चौबे हैं। ये चीज देखकर कांजीमल चौबे भी काफी ज्यादा हैरान रह गए कि आखिरकार इस लड़की को इस बारे में कैसे पता, और वो शांति देवी से काफी सारी और बातें पूछते हैं और शांति देवी वहीं पर एक चुन्नी लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और जिस भी तरह की वो बातें पूछ रहे थे वो उन्हें सारी की सारी बातें बता रहे थे। उन्होंने उनके घर के बारे में बताया, काफी सारी और भी बातें बताई जो कि उनके परिवार में काफी साल पहले हुई थी, और यूं ही काफी देर तक शांति देवी के साथ बात कर लेने के बाद कांजीमल वापस मथुरा आ जाता है और वहां पर आकर उसने केदारनाथ को सारी की सारी बातें बताई कि जो वो लड़की बोल रही थी वो सारी की सारी बातें बिल्कुल सच थी, और उसने तो मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया, मेरा नाम भी बताया, अपने घर में मौजूद सभी लोगों का उसने नाम बताया और काफी सारी और भी बातें उसने बताई थी। तो अब केदारनाथ को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और अब वो सीधा का सीधा खुद ही वहां पर जा पहुंचता है। दिल्ली आते ही वो शांति के घर पर जाता है और वहां पर जाकर उनके परिवार वालों से बात करता है, शांति से बात करता है, और वहां पर केदारनाथ के आते ही शांति काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसने ये बात कही कि हाँ यही उसके पति हैं, और काफी सारी और भी बातें उन लोगों के बीच होती हैं। परिवार वालों के सामने जितनी भी वो लोग बातें कर सकते थे उन्होंने वो सारी की सारी बातें की। उसके बाद केदारनाथ ने शांति के पिता से ये बात कही कि मैं कुछ एक पर्सनल बातें मैं इनसे करना चाहता हूँ, अगर आपको किसी तरह का ऐतराज ना हो। तो शांति देवी के पिता ने भी यही कहा कि हाँ आप जाकर अपनी बातें कर लीजिए और इस बात का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि क्या ये लड़की वही है जो कुछ ये बोल रही है। जिसके बाद केदारनाथ शांति देवी के साथ साइड में आकर बातें करने लगते हैं और काफी सारी वो ऐसी प्राइवेट बातें करते हैं जो कि शांति देवी और केदारनाथ के बीच ही हुई थी और इसके अलावा किसी के बीच नहीं हुई। लेकिन अब शांति देवी को जैसे ही पता चलता है कि केदारनाथ ने दोबारा से शादी कर ली थी तो वो उनके इस नए शादी को लेकर काफी ज्यादा नाराज थी। केदारनाथ ने शांति देवी से ये बात कही थी कि अब वो दोबारा से शादी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही शांति देवी की मृत्यु हुई तो उसने फिर से शादी कर ली। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नाराज थी और यूं ही कुछ एक देर तक वो लोग बातें करते हैं और
आखिर में केदारनाथ ने भी यही बात कही कि ये सारी की सारी बातें सिर्फ मेरी पत्नी ही जानती थी, मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस लड़की को ये सारी बातें कैसे पता चली। और अब सारे लोग एक यही बात सोच रहे थे कि आखिरकार ये सारी चीजें शांति देवी कैसे जानती है। और अब वो लोग ये बातें भी करने लगे थे कि लुगदी देवी की मृत्यु के बाद जस्ट 1 साल बाद ही इस बच्ची का जन्म हुआ है, तो हो सकता है लुगदी देवी ही शांति देवी के रूप में वापस आई हो। और इन्हीं सब चीजों के बारे में उन लोगों के बीच डिस्कस हो रहा था। लेकिन ये सारी बातें हो जाने के बाद जब केदारनाथ वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं तो शांति देवी ने ये बात कही कि आप मुझे यहीं पर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मुझे भी वापस अपने घर पर ही जाना है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। और इसी तरह की काफी सारी वो लोग बातें करते हैं। अब वो लोग कंफ्यूज तो पहले ही थे, तो शांति देवी के पिता शांति देवी को लेकर केदारनाथ के साथ उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं, बाहर जाकर वो लोग तांगे पर बैठते हैं, तो उसके पति ने ये बात कही कि अगर तुम सच में ही लुगदी देवी हो तो तुम्हें घर का रास्ता भी पता ही होगा। शांति देवी ने कहा कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि हमारे घर पर जाने का रास्ता कहां से है। तो केदारनाथ ने तांगे वाले से ये बात कही कि जहां पर भी ये लड़की जाने के लिए तुम्हें बोले उसी तरफ तुम तांगा मोड़ लेना। तांगे वाला बोला ठीक है, और यही बात बोलकर वो लोग सीधा सीधा जाने लगते हैं। और शांति देवी भी बिल्कुल उन्हीं गलियों के बारे में बता रही थी जो कि सीधा उनके घर पर जा रही थी। और जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो घर पर पहुंचते ही शांति देवी तांगे से नीचे उतरती है और जाकर अपने पिता के पांव छूती है। वो वहां पर जितने भी बदलाव उसके पीछे से किए गए थे उन सारी चीजों को डिटेल से बताती है। और इसके साथ साथ ये भी बताती है कि यहाँ पर पहले किस तरह का था, किस तरह के यहाँ पर कमरे थे, उसके पीछे से किस तरह का बदलाव यहाँ पर किया गया है, कौन सी नई चीज यहाँ पर लगाई गई है। और इसके अलावा उसने ये बात भी बताई कि उसके कमरे में एक ऐसा छेद मौजूद है जहां पर वो पैसे रखा करती थी। और आखिरी टाइम में जब उसने वहां पर पैसे रखे थे वो करीबन 150 के आसपास थे। उस टाइम ये सारी बातें गांधी जी को भी पता चलती है कि एक लड़की है जो कि ये बात बोल रही है कि उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है। और वो इस बात को प्रूव करने के लिए काफी सारी ऐसी बातें बता चुकी है। तो गांधी जी ने भी 15 लोगों की एक कमेटी बैठाई और उसके अंदर शांति देवी को लाया जाता है। और उन्होंने जितने भी सवाल उनसे पूछे वो सारे के सारे सवाल शांति देवी उन्हें दे देती है। सारे लोग यही बात बोल रहे थे कि जितने भी सवाल इससे पूछे गए थे इन सभी का इसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और उसके बाद शांति देवी ने बताया कि इस तरह उसके कमरे में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर उसने एक कोने के अंदर तजूरी जैसा कुछ बना रखा है और वहीं पर वो अपने सारे पैसे रखा करती थी। उसकी वो कमेटी जाकर उस जगह को भी चेक करती है। वो बिल्कुल तहखाना उसी तरह का था कि कुछ एक ईंटें हटाई, उसके बाद पैसे रखने की वहां पर जगह थी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस टाइम यहाँ पर पैसे नहीं थे। और जब उसके घर वालों से बात की जाती है तो केदारनाथ ने ये बात बताई कि जब पिछली बार इसने मुझे ये बात बताई थी कि इसने यहाँ पर पैसे रखे थे तो मैंने वो जाकर चेक किया था और सच में ही वहां पर मुझे 150 रुपए मिले थे। इस बात को कंफर्म करने के लिए देशों विदेशों से काफी सारे डॉक्टर आए, काफी सारे जर्नलिस्ट आए और बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च की गई। और आखिर का निष्कर्ष एक ही निकला कि सच में ही लुगदी देवी शांति देवी के रूप में लौट कर आई हैं। लेकिन अब जो भी हो, अब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इन्होंने फिर से जन्म लिया है। लेकिन शांति देवी किसी भी तरीके से अब केदारनाथ के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उनका रिश्ता लुगदी देवी के साथ था, ना कि शांति देवी के साथ। शांति देवी भी इस बात को मानती है, लेकिन इस बात को मानने के अलावा शांति देवी ने अपनी जिंदगी में दोबारा कभी शादी नहीं की। उसका यही कहना था कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह के भी आज के टाइम में हालात हैं उन सभी चीजों को आप भी समझ चुके होंगे। बाद में इनके साथ बीती इन सारी घटनाओं को देखकर इनके ऊपर एक किताब भी लिखी जाती है जिसका नाम था आई हैव लिव्ड बिफोर बुक। शांति देवी अब अपने इस परिवार से भी जुड़ी हुई थी और इसके साथ साथ उसने अपने पुराने परिवार के साथ भी संबंध बनाए रखे और आखिर तक उसके उन दोनों ही परिवारों के साथ काफी अच्छे रिश्ते बने रहे। आखिर में 1987 में 61 साल की जब शांति देवी हो चुकी थी उनका निधन हो जाता है और ये उस टाइम की एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे डॉक्यूमेंटेड ये बात कही गई थी कि इनका रिबर्थ हुआ है। वैसे आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोगों ने ये स्टोरी पहले कभी सुनी थी, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सचिन कुमार को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।